बच्चों, कितना परेशान करते हो तुम मुझे। आओ जल्दी आओ और आकर अपना खाना फिनिश करो। नहीं मम्मा, हम तो भैया के साथ खेल रहे हैं अभी। हाँ मम्मा, हमें अभी खाना नहीं खाना है। रिंकी, रिंकी रुक बेटा, कहाँ भागी जा रही है? नहीं मम्मा, अभी हम खेल रहे हैं। ये बच्चे भी ना दिन भर बस भागा दौड़ी करते रहते हैं। स्कूल की छुट्टियां क्या लगी, यह लोग तो उधम चौकड़ी मचा कर रखे हैं पूरे घर में। सुषमा, ओ सुषमा। जी आंटी जी, आइए आइए, बैठिए ना। नहीं नहीं, मैं बैठने नहीं आई हूँ। देखो सुषमा, तुम्हारे बच्चे दिन भर भागा दौड़ी करते हैं, नीचे धम 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 की आवाज आती है। इतना भागा दौड़ी अच्छा नहीं है। और महीना भी पूरा होने को आया, तुम अभी तक किराया लेकर नीचे नहीं आई। आंटी जी, अभी तक इनकी सैलरी नहीं आई है ना, बस 1-2 दिन और रुक जाइए, फिर मैं आपको किराया दे दूंगी। अरे सुषमा, हर महीने का ना तुम लोगों का यही चिक चिक रहता है। एक तो इतने कम रेट में हमने तुम्हें यहाँ 4 कमरों का मकान दे दिया है, उसके बाद भी तुम लोगों का रोना ही रहता है। दूसरे किराएदार तो महीना खत्म होने से पहले ही रुपए दे जाते हैं। और तुम्हारे तो 2-2 बच्चे हैं, फिर भी हमने तुम्हें 5,000 रुपए में यह कमरा किराए पर दे दिया है। और दूसरे किराएदार तो हमने 7,000 रुपए महीने से रखा है, उनके तो 1-1 बच्चे हैं। तुम्हारे यहाँ 2 बच्चे हैं तो वह ज्यादा पानी फेंकते हैं और दौड़ भाग भी बहुत करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान होते हैं। और तुम्हारे घर ना लाइट भी पूरे टाइम ही जलते रहती है। तुम लोगों को रखना ना हमारे लिए घाटे का सौदा होते जा रहा है। देखो सुषमा, मैं तुम्हें इस महीने अच्छे से समझा देती हूँ। अगले महीने से तुम 1 तारीख को रुपए लाकर नहीं दोगी ना, तो तुम अपने लिए कोई दूसरा मकान ढूंढ लेना, बहुत किराएदार मिलेंगे हमें। आंटी, समझने की कोशिश कीजिए ना, अब इनकी सैलरी आने में लेट लतीफ हो जाती है, तो 1-2 दिन के लिए तो आप लोगों को रुकना चाहिए ना। अरे ऐसे कैसे महीना आते तक तुम लोगों के रुपए खत्म हो जाते हैं? क्या 1 महीने की सैलरी से 2 महीने का गुजारा नहीं होता? नहीं होता तो अपने पति से कहो कि वह काम छोड़कर कोई अच्छा काम देख ले, जिससे कम से कम 1 महीने की तनख्वाह से 2 महीने का गुजारा तो हो सके शांति से। हर महीने का बस किट-किट लगा रखा है तुम लोगों ने। मैं समझा के जा रही हूँ तुम्हें, नहीं पड़ता तो अपने लिए दूसरा मकान देखो। हर महीने आंटी का यही चिक-चिक लगा रहता है, बस महीना खत्म होने के 1 दिन पहले ही आ जाती है और कितना कुछ सुना कर जाती है। हर महीने बस यही कहते रहती है कि हमारे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, ज्यादा पानी यूज होता है, ज्यादा बिजली यूज होता है। अरे तो रुपए भी तो बराबर दे रहे हैं हम। मुझे भी ना अब इस मकान में रहने की जरा इच्छा नहीं रह गई है। हर चीज के लिए आंटी टोकती है, कभी कचरा यहाँ मत डालो, कभी बिजली चालू मत करो, कभी प्रेस मत करो, तो कभी बच्चे दौड़ भाग ना करें। अरे बच्चे छोटे हैं भाई, दौड़ भाग कैसे नहीं करेंगे? आज तो मैं इनसे भी साफ साफ कह दूंगी कि मैं इस तरह हर महीने की चिक चिक नहीं झेल सकती। मुझे भी ना शांति से जिंदगी जीनी है। एक तरफ मेरी सहेलियां हैं जिनका खुद का अपना बड़ा बड़ा मकान है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती हैं। एक मैं हूँ जो पिछले 10 सालों से बस यही किराए के मकान में जिंदगी काट रही हूँ। हर महीने सोचती हूँ कि घर खर्च से रुपए बच जाएंगे तो मैं अपने लिए कुछ नया ले लूंगी, थोड़ा बहुत कुछ सोना चांदी बना लूंगी, लेकिन यहाँ तो महीना खत्म होने से पहले ही सारे रुपए खत्म हो जाते हैं। मम्मा, मम्मा। क्या हुआ चिंकी, क्यों रो रही है तू? मम्मा, वो जो आंटी दादी आई थी ना, वो मुझे खूब डांट कर गई है। बोल रही थी कि मैं ज्यादा दौड़ भाग करती हूँ, अगर इसी तरह से मैं दौड़ भाग करती रहूंगी तो वो हमें इस घर से निकाल देंगी। चिंकी, रोने की जरूरत नहीं है बेटा, मैंने आंटी दादी को समझा दिया है, अब वो आपसे कुछ नहीं कहेगी। लेकिन बेटा थोड़ा दौड़ भाग भी कम करो तुम लोग। आओ मम्मा गोदी में आ जाओ। अब मत रो बेटा, ठीक है? और चलो चलकर अपना खाना फिनिश कर लो। और भाई कहाँ गया बेटा आपका? मम्मा, भैया आंटी दादी के घर गया है। ये रोहन भी ना क्यों जाता है मकान मालिक के घर? अब उनके बच्चों के खिलौने के साथ खेलेगा और फिर वह लोग शिकायत करके उसे डांट कर भगा देंगे, फिर वह रोते हुए ऊपर आ जाएगा। बहुत बेरहम किस्म के लोग हैं ये। इन लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने महीने के किराए से मतलब होता है। सच में मैं बहुत तंग आ गई हूँ। आज तो ना मैं इनसे बात करके रहूंगी। ये सुषमा और विवेक की शादी को 10 साल हो चुके हैं। विवेक एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, जहाँ उसकी बहुत सीमित सी सैलरी है। उसकी जितनी सैलरी है उतने में तो उसका घर चल ही जाता है, लेकिन सुषमा के कुछ बाहरी खर्च ज्यादा है, जिसकी वजह से वह घर खर्च मैनेज नहीं कर पाती है। सुषमा की सहेलियां ज्यादातर बड़े बड़े रईस घर की हैं और वह उनके सामने दिखावा करने के चक्कर में हर महीने बहुत रुपए उड़ा देती है। इस चक्कर में वह घर खर्च को मैनेज नहीं कर पाती है। अरे सुषमा, क्या हुआ? बहुत गुस्से में नजर आ रही हो तुम। और बच्चे भी आज बहुत जल्दी सो गए। क्या करेंगे बच्चे, सोएंगे नहीं तो? दूसरों के घर में रहते हैं ना, तो बच्चे अपनी मर्जी से खेल तक नहीं सकते, नहीं तो मकान मालिक को दिक्कत होने लगती है। ऊपर आकर डांट फटकार कर चले जाते हैं, कहते हैं बच्चे ज्यादा दौड़ो मत, भागो मत, उछो मत, कूदो मत। अरे मुझे समझ में नहीं आता कि कब तक ऐसे बच्चे दूसरों के हिसाब से जिएंगे, कब तक हम दूसरों के हिसाब से जिएंगे। हमारा अपना भी तो कोई घर होना चाहिए ना, और अपना घर जब हो तब हो। मैं तो कहती हूँ कि हमें ना ये मकान छोड़कर दूसरी जगह किराए पर मकान लेना चाहिए, भले हमें किराए के लिए ज्यादा रुपए क्यों न देना पड़े।
अरे सुषमा, समझने की कोशिश करो। हम पिछले 10 सालों से इसी मकान में रहते हैं, इसीलिए यहाँ मात्र 5,000 रुपए किराया देना पड़ रहा है इतने बड़े मकान में। अगर हम दूसरी जगह इतना बड़ा मकान लेंगे तो कम से कम 8,000 रुपए महीना देना पड़ेगा। पर देखते नहीं है क्या, मकान मालिक जब देखो तब मुंह उठाकर आ जाते हैं और हर चीज के लिए बस रोक टोक करते रहते हैं। लेकिन तुम घर खर्च मैनेज भी तो नहीं कर पाती हो ना मेरी सैलरी में। देखो सुषमा, तुम अपने बाहरी खर्चे थोड़े कम कर दो तो हम दूसरी जगह भी मकान ले सकते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं कि मैं रुपए उड़ा रही हूँ? अरे मेरी सहेलियों को देखा है आपने? 5-5, 10-10 हजार रुपए की तो साड़ियाँ पहनती है वो, और मैं 1500 रुपए की साड़ी में ही अपना काम चला लेती हूँ। फिर भी आप मुझसे कहते हैं कि मैं फिजूल खर्च करती हूँ। ये मकान मालिक की लड़की को लगता है कि हम लोग बस ऐसे वैसे घर से आए हैं, हमारे पास आपकी सैलरी के अलावा और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है जीने के लिए। लेकिन वहाँ गाँव में आपके माता पिता के पास 20 एकड़ की खेती है। अरे 8 कमरों का मकान है, लेकिन वहाँ पर आपके माता पिता इतने बड़े घर में अकेले रहते हैं। अरे करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी हम लोग यहाँ किराए के मकान में जिंदगी काट रहे हैं, वह भी मकान मालिक के रोक टोक के साथ। तो मैं क्या करूँ सुषमा? तुम गांव में रहना नहीं चाहती हो और मुझे भी खेती बाड़ी का काम आता ही नहीं है। मैं तो अपने बच्चों को सुख सुविधाएं देना चाहता हूँ, इसीलिए यहाँ शहर में आकर रह रहा हूँ और 50,000 रुपए महीने की नौकरी कर रहा हूँ। और मेरे हिसाब से 50,000 रुपए भी कम नहीं होते हैं सुषमा, लेकिन तुम थोड़ा हिसाब किताब से घर के खर्चे चलाओ। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है 50,000 रुपए जैसे सब कुछ मैं घर खर्च में ही खर्च कर देती हूँ? अरे हर महीने बच्चों की स्कूल फीस, वेन का फीस, कॉपी किताब का खर्चा, उनके ट्यूशन की फीस, इतना सब कुछ तो करना पड़ता है। उसके बाद भी नल का बिल, EMI और न जाने कितने सारे तो खर्चे लगे हैं घर में। 20,000 रुपए तो बच्चों के खर्च में ही निकल जाते हैं, बाकी के बचे 10,000 रुपए तो मकान खर्च में निकल जाते हैं। उसके बाद जो 20,000 रुपए बचते हैं वह उसमें से 10,000 रुपए EMI में चले जाते हैं और 10,000 रुपए घर के राशन पानी में चले जाते हैं। बचता ही क्या है मेरे हाथ में? अरे मैं कहती हूँ कि वहाँ गांव में 20 एकड़ जमीन है, इतना बड़ा मकान है, वो सब बेच बाच कर शहर में हम लोग अपना मकान बना लेते, चाहे छोटा ही क्यों नहीं। लेकिन सुषमा, तुम जानती हो ना कि बाबूजी इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। मैंने कितने बार उनसे विनती की कि वो शहर में आकर हमारे साथ रहे, लेकिन वह कहते हैं कि इस शहर की आबो हवा उन्हें सूट नहीं करती है। देखिए जी, अभी उनके हाथ पैर चल रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन जब हाथ पैर नहीं चलेंगे तब तो उनकी देखभाल हमें ही करनी है ना। यह बात आप उन्हें अच्छे से समझाइए। नहीं समझा सकता, मैंने कई बार कोशिश कर ली। देखिए जी, हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। हमारे बच्चे कब तक क्या ऐसे डर डर कर रहेंगे? हमारे बच्चे अपने बचपना खो देंगे दूसरे के घर की वजह से। आप एक बार गांव जाइए और अच्छे से माँ बाबूजी को समझाइए। देखिए, आप प्यार से समझाइएगा उन्हें ये सारी चीजें कि जब उनके हाथ पैर नहीं चलेंगे तो उन्हें हमारे साथ ही तो रहना होगा। तब हो सकता है कि माँ बाबूजी आपकी बात मान ले और यहाँ आने के लिए तैयार हो जाए। मुझे नहीं लगता सुषमा। मैंने कहा ना, एक बार और कोशिश कीजिए। देखिए, मैं इस तरह से ना इसके उसके तानों के साथ और ये रोक टोक के साथ जिंदगी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ना मुझे अपने बच्चों से बचपना नहीं छीनना है। ठीक है, तुम कहती हो तो हम एक काम करते हैं। अभी तो बच्चों की ठंड की छुट्टी भी लगी हुई है, हम सब गांव चलते हैं और वहां चलकर आराम से माँ बाबूजी को यह बात समझाएंगे। हो सकता है कि जब हम सब मिलकर माँ बाबूजी से यह बात करें तो माँ बाबूजी तैयार हो जाएं। हाँ, मुझे भी लगता है कि हमें गांव जाना चाहिए और अपने बच्चों को भी ले जाना चाहिए साथ में, क्योंकि शायद बच्चों को देखेंगे तो माँ बाबूजी का कलेजा जल्दी पिघल जाएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि मूलधन से ज्यादा प्यारे ब्याज होते हैं। ठीक है सुषमा, मैं अभी ऑनलाइन टिकट्स बुक करवा लेता हूँ। हम कल ही चलेंगे अगर टिकट मिल जाए तो। विवेक को भी अपनी पत्नी की बात अच्छी लगी और उसने गांव जाने का प्लान बना लिया। दूसरे ही दिन विवेक अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने माता पिता के पास गांव पहुंच जाता है। अरे राम राम काका, कैसे हैं आप? अरे विवेक बेटा, तुम बड़े दिनों बाद गांव की याद आई है तुम्हें। तुम्हारे माता पिता तुम्हें बहुत याद करते हैं बेटा। अच्छा ही हुआ जो तुम आ गए। अभी बहुत दिनों से तुम्हारे पिताजी बीमार थे। अब कैसी है काका पिताजी की तबीयत? अब ठीक है बेटा। अरे ये तुम्हारे ही बच्चे हैं दोनों, कितने बड़े हो गए हैं। कैसे है बच्चों तुम लोग? चिंकी, रोहन, बात करो, ये दादाजी हैं, दादाजी को प्रणाम करो। प्रणाम काका जी। प्रणाम दादाजी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। जाओ, तुम्हारे दादा दादी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वह लोग तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएंगे बेटा। जी काका जी, चलते हैं हम लोग। मम्मा, यहाँ गांव के लोग कितने अच्छे हैं। सब लोग हमसे बात कर रहे हैं, पापा को पूछ रहे हैं, और वहाँ शहर में तो कोई किसी से कुछ नहीं पूछता है। हाँ बेटा, यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो मम्मा, क्यों ना हम हमेशा ये गांव में ही रह जाएं, कितना मजा आएगा। यहाँ कितनी सारी हरियाली है। नहीं बेटा, यहाँ हरियाली तो है लेकिन अच्छी स्कूल नहीं है। माँ, माँ, बाबूजी, बाबूजी। अरे विवेक, विवेक बेटा, तूने बताया नहीं बेटा, तू आने वाला है। तेरे बाबूजी तुझे देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। आओ बच्चों, कैसे हो तुम लोग? तुम लोग को देखकर तो मुझे इतनी खुशी हो रही है। दादी, दादी। प्रणाम माँ जी, कैसी हैं आप? हाँ बहू, मैं अच्छी
अच्छी हूँ। चलो अंदर आओ ना तुम लोग, यहाँ क्यों खड़े हो? बेटा तुम्हारे बाबूजी ना तुम लोगों को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। आज तो उनकी तबीयत ही ठीक हो जाएगी। हाँ माँ, लेकिन आपने फोन में बताया क्यों नहीं कि बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है? अरे बेटा तुम्हारे बाबूजी ने मना कर रखा था, बोल रहे थे कि तुम लोग वहाँ परदेश में रहते हो, बेकार में ही तबीयत सुनकर परेशान हो जाओगे, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। अरे आओ ना बेटा अंदर आओ, सारी बातें क्या यहीं से कर लोगे? प्रणाम बाबूजी, कैसी है आपकी तबीयत? अरे बच्चों, तुम लोग आए हो, बताया नहीं, इस तरह अचानक आए हो तुम लोग। सब बढ़िया तो है ना वहाँ शहर में? जी बाबूजी, वहाँ सब बढ़िया है, बस आप लोगों की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए हम लोग चले आए। अरे बैठो बच्चों तुम सब लोग, मैं अभी सबके लिए कुछ बना कर ले आती हूँ। अरे नहीं माँ जी, बताइए, बहू की रहते हुए आप रसोई क्यों संभालेंगी? आप यहाँ बैठिए सबके साथ, मैं सबके लिए कुछ बना कर ले आती हूँ। कितनी समझदार है हमारी सुषमा। लेकिन बहू तुम इतने लंबी सफर करके यहाँ गांव पहुँची हो और आते ही चूल्हा चौकी में क्यों भिड़ोगी? तुम बैठो, तुम आराम करो थोड़ी देर, मैं बनाती हूँ ना सबके लिए। नहीं माँ जी, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा मुझे, मैं यहाँ आपकी सेवा करने के लिए आई हूँ गाँव में, और आप मेरी ही सेवा करने की बात कर रही है। अच्छा तो चलो बेटा, तुम्हें माँ भी मालूम नहीं है रसोई में कौन सा सामान कहाँ रखा है, हम साथ में मिलकर कुछ बना लेते हैं। बच्चों जाओ तुम लोग हाथ मुंह धोकर आ जाओ। ठीक है दादी। इस तरह विवेक के माता पिता अपने बेटे बहू को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। उन लोगों ने कभी यह नहीं सोचा था कि इस तरह उनके बेटे बहू का पूरा परिवार एक साथ गाँव आएगा और उन लोगों की इतनी सेवा करेगा। इधर सुषमा भी अपनी सास की मन लगाकर सेवा कर रही थी, लेकिन बेचारी शांति देवी को यह बात कहाँ पता थी कि उनके बेटे बहू किस साजिश के तहत गांव आए हैं और वह उन लोगों को किस तरह से बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे एक हफ्ते का समय बीत जाता है और इधर विवेक और सुषमा दोनों अपने माता पिता की तन मन से सेवा में लगे रहते हैं। गांव के ज्यादातर लोग देवकी प्रसाद जी और शांति जी को इस बात की बहुत सारी बधाइयां देते थे कि वह लोग बहुत ही नसीब वाले हैं कि उनके इतने अच्छे बेटे बहू हैं जो शहर की सुख सुविधाओं को छोड़कर यहाँ गांव में छुट्टियां बिताने आए हैं, और यहाँ आकर वह लोग अपने माता पिता की कितनी सेवा कर रहे हैं। शांति जी सच में आप बहुत किस्मत वाली हैं जो इतने अच्छे बेटे बहू हैं आपके। बताइए, अरे आज के जमाने में ऐसा कौन सा बेटा बहू होता है जो शहर की सुख सुविधाओं को छोड़कर यहाँ गाँव में बूढ़े माँ बाप की सेवा करने आए? हाँ उर्मिला, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। अरे शहर के तो चोचले होते हैं, अगर बच्चों की छुट्टी लगे या ऑफिस की छुट्टी लगे तो वह लोग कहीं ठंडे प्रदेश में घूमने चले जाते हैं, तो कहीं हिल स्टेशन चले जाते हैं। लेकिन आपके बेटे बहू यहाँ आकर आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, आप सच में बहुत ही भाग्यवान हैं। दादी चलिए ना घर, हमें भूख लगी है। हाँ रिंकी चल रहे हैं बेटा। ठीक है बहन, मैं चलती हूँ, मेरी पोती को भूख लग गई है। ठीक है जाओ तुम, वैसे भी तुम्हारी बहू ने तो गर्मा गर्म बना कर रखा होगा तुम्हारे लिए, बढ़िया नसीब है तुम्हारे, बहू से खूब सेवा करवाओ शांति। वाह भाई बहू, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया तुमने, खाकर तो मजा ही आ गया। कहाँ बाबूजी, आपने तो कितना कम खाना खाया। अरे नहीं बहू, मैंने 4 रोटी और इतना सारा चावल खीर ये सब तो खाया है ना मैंने। इतना स्वादिष्ट तो तुम्हारी माँ नहीं बनाती है खाना, इसीलिए इतना कभी खाता नहीं हूँ मैं। हाँ जी, खूब बुराई कर लीजिए बहू के सामने मेरी। अरे इतने सालों से मैं बनाकर खिला रही हूँ तो आप मेरे हाथों का खाना खा कर बोर हो गए हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। हाँ माँ, सही कह रही हैं आप, शायद पापा ना आपके हाथों का खाना खा के बोर हो गए हैं, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ माँ। देखो हमारे सिवा आप लोगों का है ही कौन, और हमारे सिवा आप लोगों का कौन है। हाँ माँ जी, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि आप लोग ना हमारे साथ शहर चलकर ही रहे। यहाँ गाँव में आप दोनों अकेले कब तक इस तरह से रहेंगे? अरे हमें भी अच्छा लगेगा और बच्चों को भी अच्छा लगेगा। चलिए ना माँ जी, चलिए ना आप लोग हमारे साथ शहर चल के रहिए। हाँ बाबूजी, हाँ माँ चलिए ना, हम भी तो यही चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ चलकर रहिए। अरे बेटा वो क्या है ना, यहाँ गांव में खुले खुले में रहने की आदत हो गई है, तो वहाँ शहर की आबो हवा ना हमें सूट नहीं करेगी। ऐसा कुछ नहीं है माँ जी, आप जब चलकर आप हम लोगों के साथ रहेंगी, हमारा पूरा परिवार एक साथ रहेगा ना, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, आप मान जाइए ना। लेकिन बहू, वहाँ तुम लोग तो खुद किराए के मकान पे रहते हो, और इतने छोटे मकान पे हम इतने सारे लोग कैसे रह पाएंगे? हाँ बाबूजी, किराए का तो मकान है, लेकिन क्या करें, जब पूरा परिवार एक साथ रहेगा ना तो अच्छा लगेगा। थोड़ी जगह में भी हम एडजस्ट कर लेंगे, इसलिए हमारी बात मानिए बाबूजी और चलकर शहर में हमारे साथ ही रहिए। हाँ दादू, हाँ दादी, आप लोग चलिए ना, चलकर हमारे साथ ही रहिए ना दादू। वो क्या है ना बाबूजी, यहाँ गांव में बच्चों के पढ़ने लिखने के लिए अच्छी स्कूलों की व्यवस्था नहीं है, इसीलिए मैं शहर में रहने को मजबूर हूँ, क्योंकि मैं बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता हूँ, अच्छे मुकाम तक पहुँचाना चाहता हूँ। हाँ बेटा, इसीलिए तो हम तुम्हें यहाँ गांव में रहने के लिए जिद नहीं करते हैं, हम तो यही कहते हैं कि तुम शहर में सुखी रहो, अपने बड़े बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो। वैसे माँ जी, यहाँ इतना सारा खेत खलियान है, इतना बड़ा घर है, लेकिन बताइए इतने बड़े घर में आप लोग अकेले ही रहते हैं, क्या आप लोगों को यहाँ अकेले रहना अच्छा लगता है? क्या आप लोगों को नहीं लगता कि आपको अपने बेटे बहू के साथ रहना चाहिए? और वैसे भी माँ जी, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन हाथ पैर नहीं चलेंगे तो आप सबको तो हमारे साथ शहर में ही रहना पड़ेगा ना।
उम्र हो जाएगी तो शहर में आप लोगों को कोई दिक्कत ना होगी। लेकिन इतना सब कुछ छोड़कर कैसे हम एक शहर जाकर बस सकते हैं बेटा? बाबूजी, मैं तो सोच रहा हूँ कि खेती बाड़ी को हम लोग किराए पे चढ़ा देते हैं और इस मकान को बेच देते हैं। इस मकान से जो भी रुपए मिलेगा उससे हम शहर में और होम लोन लेकर एक अच्छा सा मकान बनवा लेंगे और पूरा परिवार एक साथ रहेंगे। और हर महीने जो मैं रुपए कमाऊंगा उससे मैं लोन की EMI भी चुकाता रहूंगा और इस बहाने पूरा परिवार एक साथ भी रहेगा। विवेक, कैसी बात कर रहा है बेटा तू? इस मकान को मैं कैसे बेच सकता हूँ? नहीं नहीं, इस मकान को बेचने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। लेकिन बाबूजी, हम चाहते हैं कि हमारा पूरा परिवार एक साथ रहे और मुझे आप लोगों की सेवा का मौका मिले। दादी, दादी आप मम्मा पापा की बात मान जाइए ना दादी। दादी हमारे साथ चलकर रहिए ना दादी, हमें आप लोगों के साथ रहना है दादी। अरे देवकी नंदन, क्या सोच रहा है तू? इतना सुनहरा मौका दे रहा है बेटा, तो बेटे की बात मान ले। वैसे भी बुढ़ापे में तुम यहाँ किसके सहारे पर खटकोगे? हमें ही देख लो, बहू बेटे की बात नहीं माने और आज बुढ़ापे में इस दरवाजे से उस दरवाजे भटक रहे हैं। अरे काका जी, आप आइए काका जी, बैठिए। हाँ देवकी, विवेक ठीक ही कह रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि इस मकान को बेच दे तू और जा तू शहर जाकर अपने बेटे बहू के साथ बस जा। देख, बुढ़ापा ना बहुत सुखमय रहेगा। बहू बेटे की बात यदि हाथ पैर चलते में नहीं मानोगे तो बुढ़ापे में यही बेटे बहू तुम्हें धुतकारेंगे। तो बताओ, किसके सहारे से तुम्हारा बुढ़ापा कटेगा? हाँ जी, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि हम लोग शहर जाकर अपने बेटे बहू के साथ रहें। मुझे भी ना अभी अकेला अकेला रहा नहीं जाता। आप तो यहाँ से वहाँ घूम फिर कर अपना समय बिता लेते हो, लेकिन मुझे ना अपने पोता पोतियों की बहुत याद आती है। मैं सच में अपने बेटे बहू के साथ जाकर अपने पोता पोतियों के साथ शहर में रहना चाहती हूँ जी। मान जाइए आप विवेक की बात। लेकिन देवकी, हमारे बेटे की कोई सरकारी नौकरी नहीं है। अगर इसकी नौकरी छूट गई तो हम बैंक की EMI कैसे चुकाएंगे? आप चिंता मत कीजिए बाबूजी, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी EMI चुकाने के लिए नौकरी कर लूंगी। बस मैं यही चाहती हूँ कि हमारा पूरा परिवार एक साथ चलकर शहर में रहे। बताओ बताओ देवकी, आज के जमाने में ऐसी बहू होती है कहीं जो अपने घर परिवार की EMI चुकाने के लिए खुद नौकरी करने के लिए तैयार है? बताओ। ये रे, इतने अच्छे बेटे बहू की बात ना मान करना, तुम मुसीबत मोल मत लो और मान जाओ तुम अपने बेटे बहू की बात। हाँ जी, मुझे भी लगता है कि हमें अपने बेटे बहू की बात मान लेनी चाहिए। देख लीजिए काका, मैं तो अपने माता पिता को अकेले नहीं छोड़ना चाहता हूँ, इसीलिए इतनी मिन्नतें कर रहा हूँ कि यह चलकर हमारे साथ शहर में रहे। कल को आप लोग कहिएगा मत कि मैंने अपने माता पिता की सेवा नहीं की या अपने माता पिता के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि मेरे पास तो मजबूरी है। मेरे बाल बच्चों की भविष्य की वजह से मुझे शहर में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ गाँव में कोई अच्छा स्कूल नहीं है जिसमें मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकूँ। बाबूजी, सोच समझ कर निर्णय ले लीजिएगा, अगर आपको अपने बेटे पर भरोसा हो तो। मान ले देवकी, मान ले, अपने बेटे बहू की बात मान ले। अरे ऐसा सुनहरा मौका तुझे दोबारा नहीं मिलेगा, मान ले बेटा। हाँ जी, काका जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें ना अपने हाथ पैर चलते में ही बहू बेटे के साथ चलकर रहना चाहिए, नहीं तो जब हाथ पैर नहीं चलेंगे तो ये बेटे बहू हमें कहाँ सुहाएंगे? या तो यही बोलेंगे कि जब हाथ पैर चल रहे थे तब तो बड़े अकड़ कर गाँव में रहते थे, लेकिन जब हाथ पैर नहीं चल रहे हैं तो हमारे पास आ रहे हैं सेवा करवाने। लेकिन इतना बड़ा घर कैसे बेच दूं मैं? अरे बाल बच्चों के लिए इंसान क्या नहीं करता है जी। और जब विवेक कह रहा है कि इस मकान को बेचने के बाद इस मकान के रुपए से वह शहर में एक मकान खरीदेगा, तो यह रुपए बर्बाद तो नहीं होंगे ना? गांव के मकान की जगह शहर में मकान मिल जाएगा हमें। इस तरह देवकी नंदन जी को उनकी पत्नी शांति देवी और उनके पड़ोसी काका जी खूब समझाते हैं कि उन्हें बेटे बहू की बात मानकर गाँव के मकान को बेच करके शहर जाकर उनके साथ रहना चाहिए। सबकी बात मानकर देवकी नंदन जी और शांति जी अपने बेटी बहू की बात मान लेते हैं और गांव का मकान बेचकर जो रुपए आता है उसमें शहर में एक मकान खरीद लेते हैं और बाकी रुपए चुकाने के लिए वह लोग होम लोन ले लेते हैं। गारंटी के रूप में देवकी नंदन जी के खेत खलिहानों के पेपर बैंक में जमा हो जाते हैं। क्या हुआ जी, आप बहुत परेशान से रहते हैं? शांति, मुझे यहाँ अच्छा ही नहीं लगता। और तुमने देखा है, बहू भी आजकल छोटी छोटी चीजों में बहुत नाराज हो जाती है। एक टाइम से दूसरे टाइम चाय के लिए कहो तो मुंह बना लेती है। क्या आप भी जी? देखिए ना, बहू भी तो ऑफिस जाने लगी है बेचारी, वह भी दिन भर ऑफिस में काम करती है, अपना दिमाग खपाती है, तो थोड़ा बहुत तो चिड़चिड़ाहट उसे होगी ही ना। मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। आज मैं विवेक से कहता हूँ कि शाम को ऑफिस से आने के बाद वह मुझे डॉक्टर के पास ले जाए। क्या हुआ पापा आपकी तबीयत को? अरे बेटा, जरा तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आज शाम को ऑफिस से आने के बाद ना तू मुझे डॉक्टर के पास ले जाना। ठीक है पापा। सुषमा, जल्दी करो, ऑफिस के लिए देर हो रही है हमें। ठीक है माँ, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, हम लोग ऑफिस जा रहे हैं। माँ जी, मुझे आज आने में देर हो जाएगी तो आप बच्चों को संभाल लेना। ठीक है बहू। मुझे ऐसा लगता है कि हमें गांव का मकान बेचकर यहाँ शहर नहीं आना था। हम लोग गांव में ही अच्छे थे। अरे क्या जी, आप भी ना
वही कल वाली बात लेकर बैठे हैं। मैंने कहा ना, बहू को भी ऑफिस में काम होता है, वह भी दिन भर दिमाग खपाती है, इसीलिए जरा चिढ़ जाती है। लेकिन शांति, तुम भी तो यहाँ घर में दिन भर काम करती हो, बच्चों को भी संभालती हो, उसके बाद भी तुम तो नहीं चिढ़ती हो ना? आप भी ना जी, छोड़िए तो, छोटी छोटी बात को लेकर बैठेंगे ना तो हम लोग कभी बहू बेटे के साथ सुखी से नहीं रह पाएंगे। मैं जा रही हूँ खाना बनाने, मैं भी आपके लिए खिचड़ी बना कर ले आती हूँ। शांति शायद समझती नहीं है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ, कहीं न कहीं बहू का व्यवहार ना पूरी तरह से बदल रहा है। चलो, ऑफिस से तो आज जल्दी आना हो ही गया, मैं जल्दी से बाबूजी को डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। अरे सुषमा, आज तुम भी ऑफिस से जल्दी आ गई? हाँ, आज मैंने सोचा कि बहुत दिनों से हम बच्चों के साथ कहीं बाहर नहीं गए हैं, इसलिए आज मैं छुट्टी लेकर आ गई हूँ। चलिए हम बच्चों के साथ बाहर घूमने चलते हैं। बच्चे भी आजकल बहुत शिकायत करते हैं हमसे। लेकिन सुषमा, आज तो मैं पिताजी को डॉक्टर के पास लेकर जाने वाला हूँ। आप भी ना, आपके पापा को ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि इतनी इमरजेंसी है उन्हें डॉक्टर के पास दिखाना। आप हमारे साथ चलिए, हम बच्चों को घुमा फिरा कर ले आते हैं। लेकिन सुषमा, पिताजी नाराज हो जाएंगे। आपको भी ना बस अपने पिताजी की पड़ी रहती है, पिताजी नाराज हो जाएंगे, पिताजी नाराज हो जाएंगे, और यहाँ बच्चे नाराज हो रहे हैं, उसकी फिक्र नहीं है आपको। मैं कुछ नहीं जानती, जल्दी से तैयार होकर नीचे आइए, मैं बच्चों को तैयार करके सामने वेट कर रही हूँ आपका। सुषमा का भी कहना ठीक है। वैसे बच्चे पिछले हफ्ते से शिकायत कर रहे हैं कि हम उन्हें कहीं लेकर नहीं जा रहे हैं। पिताजी को मैं कल डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, अभी मैं बच्चों के साथ चला जाता हूँ। विवेक ऑफिस से आ गया है जी, जाइए जाकर तैयार हो जाइए, वो आपको डॉक्टर के पास लेकर जाने वाला है। ये देखो, विवेक भी आ गया, जाइए जल्दी कीजिए। चल बेटा, मैं तैयार ही हूँ, ले चल मुझे डॉक्टर के पास। वो पिताजी, डॉक्टर के पास मैं आपको कल ले जाऊंगा, बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं तो मैं बच्चों को घुमाने लेकर जा रहा हूँ। देख लिया शांति, यही तो मैं तुम्हें कह रहा था कि यहाँ आकर ना हमने गलती कर दी। मैं कई दिनों से बहू बेटे का व्यवहार देख रहा हूँ, और आज बताओ, मेरी तबीयत इतनी खराब लग रही है मुझे, मैं कल से खाना नहीं खा पा रहा हूँ, और आज बेटा कहता है कि वह बीवी बच्चों को घुमाने लेकर जा रहा है। इससे तो कहीं अच्छा हम गांव में ही थे, भले झोला छाप डॉक्टर से अपना इलाज करवा लेते थे, लेकिन जब भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत अपना इलाज करवाते थे। धीरे बोलिए ना जी, बहू बेटे सुनेंगे तो उन्हें ठीक नहीं लगेगा। क्या धीरे बोलूं शांति, क्या धीरे बोलूं? अरे यही बहू बेटे हैं जो गांव में इतनी हमारी सेवा करते थे, और आज देख रहा है कि पिता की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर नहीं जा रहा है। सारी तुम्हारी ही गलती है। तुम्हें अपने बहू बेटे पर बहुत प्यार आ रहा था, बहुत विश्वास कर रही थी तुम इन लोगों का कि यह लोग हमें बहुत सुख देंगे, बुढ़ापे में यही लोग हमें पार लगाएंगे। ऐसे ही पार लगाया जाता है। आज तो हाथ पैर चल रहे हैं तो ऐसी दशा हो रही है हमारी इस घर में। जिस दिन हाथ पैर नहीं चलेंगे उस दिन क्या पता क्या होगा हमारे साथ। मैं खुद जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। दो, तुमने गांव से कुछ रुपए लेकर आई हो ना, वह रुपए दो मुझे, मैं खुद अपना इलाज करा कर आ जाऊंगा। कैसी बात कर रहे हैं जी, अनजान शहर है, इतना बड़ा शहर, कहाँ जाकर आप डॉक्टर ढूंढेंगे? एक दिन इंतजार कर लीजिए ना, कल आपको विवेक ले जाएगा डॉक्टर के पास। हाँ हाँ, तुम भी यही चाहती हो लगता है, मैं इंतजार करूँ और कल तक अपना दम तोड़ दूँ। गलती कर दी मैंने इन लोगों की बात मानकर। ये भी ना छोटी छोटी बातों में कितना नाराज हो जाते हैं। अब बहू बेटे के साथ रहते हैं तो थोड़ा बहुत तो उनके हिसाब से ही चलना पड़ेगा ना। गांव की बात अलग थी, गांव में हम दो पर दो थे, जब जो मर्जी आता था कर लेते थे, लेकिन ये इतना बड़ा शहर है और बहू बेटे भी नौकरी पेशे हैं तो उनके हिसाब से तो चलना पड़ेगा। इनके लिए खिचड़ी बना देती हूँ, बहू बेटे तो बाहर से ही खा कर आएंगे, और मेरा तो खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। दादी दादी, अरे रानी बेटी आ गई घूम फिर कर, क्या क्या खाया आपने बताओ बेटा? माँ जी, खाना बना लिया आपने? खाना बना लिया हो तो जल्दी से खाना लगा दीजिए, बहुत जोरों की भूख लगी है हम लोगों को। अरे बेटा, मुझे लगा कि तुम लोग बाहर घूमने फिरने गए हो तो खा पी कर ही लौटोगे, इसीलिए मैंने तो सिर्फ तुम्हारे बाबूजी के लिए खिचड़ी बनाई है। ये क्या बात हुई माँ जी, मैंने तो आपसे कहकर नहीं गया था कि हम बाहर खा पी कर आएंगे। अरे आपको समझना चाहिए, हम दिन भर से थके हारे ऑफिस से लौटे थे और बच्चों की जिद की वजह से बच्चों को घुमाने फिराने लेकर गए थे। थोड़ा तो दिमाग चलाया कीजिए माँ जी, कम से कम आप इस घर में रहती हैं तो थोड़ी बहुत तो हमारी मदद कीजिए। अरे हमने तो यह सोचकर आप लोगों को यहाँ अपने साथ ले आया कि थोड़ी बहुत मदद हमारी हो जाएगी और थोड़ी बहुत आपकी हो जाएगी, लेकिन आप तो सिर्फ बाबूजी पर ही ध्यान देते हैं। हम लोगों से तो आपका बिल्कुल जैसे मोह उड़ गया है, बस पूरे टाइम बाबूजी की खातिरदारी में लगी रहती हैं आप। अपने बहू बेटे का भी जरा ख्याल कर लीजिए, आपके बहू बेटे कितनी मेहनत करते हैं घर की EMI चुकाने के लिए। मम्मा मम्मा, आप दादी को मत डांटिए ना। चिंकी, तुझे कितने बार समझाऊं कि बड़ों के बीच में नहीं बोला जाता, चुपचाप अपने कमरे में जा, समझी ना? मम्मा। अरे बहू, बच्ची पर क्यों नाराज होती हो? मैं अभी सबके लिए खाना बना देती हूँ, बस थोड़ा ही तो समय लगेगा। हाँ माँ जी, रात के 12 बजे तक आपके खाने का इंतजार करें और फिर रात के 2 बजे तक सोएं और फिर सुबह 7 बजे उठकर हम ऑफिस चले जाएं। जानवरों की तरह बस काम ही करने के लिए तो हैं हम। आप दिन भर करती ही क्या है, समझ में नहीं आता मुझे। कम से कम 2 टाइम का खाना बिना बोले तो बना सकती है ना?
क्या हो गया सुषमा, तुम इतना क्यों चीख रही हो? देखिए ना जी, माँ जी ने हमारे लिए खाना तक नहीं बनाया। वो बेटा, मुझे लगा कि तुम लोग बाहर घूमने गए हो तो खा पी कर आओगे, इसलिए मैंने नहीं बनाया। लेकिन बस आधे घंटे में मैं अभी दाल चावल और सब्जी तैयार कर देती हूँ। बैठो ना तुम लोग। लेकिन माँ, हम तो जाते समय आपसे कहकर नहीं गए थे कि हम बाहर खा पी कर आएंगे। थोड़ा तो आपको सोचना चाहिए ना। माफ करना बेटा, मैं पूछ नहीं पाई तुम लोगों से। मैंने कहा ना मैं अभी बना देती हूँ। चलिए माँ, मैं भी आपकी मदद करता हूँ, हम साथ में मिलकर खाना बना लेते हैं। हाँ हाँ बनाइए, आप दोनों माँ बेटे मिलकर बनाइए और आप लोग ही खाइए। मुझे तो नींद आ रही है बहुत, मैं भूखे पेट ही सोने जा रही हूँ। माँ, सुषमा की बातों का बुरा मत मानिएगा। वो क्या है ना, इससे पहले उसकी बाहर नौकरी वोकरी करने की आदत नहीं थी, तो वह छोटी छोटी बातों में बहुत टेंशन ले लेती है और चिढ़ने लगती है। नहीं बेटा, मैं बहू की बातों का बुरा नहीं मान रही हूँ, लेकिन अगली बार जब भी तुम बाहर जाओ तो मुझे बता कर जाना कि मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाऊं या ना बनाऊं। ठीक है माँ, चलिए हम साथ में मिलकर बना लेते हैं। अब तो यह सब आए दिन का हो गया था। सुषमा बात बात पर अपने सास ससुर पर बहुत बिगड़ती थी। छोटी छोटी बात में अपनी सास को नौकरानी की तरह डांटते रहती थी। लेकिन बेचारी शांति देवी भी घर में सिर्फ सुख शांति ही चाहती थी, इसीलिए वह बहू को पलटकर कोई जवाब नहीं देती थी और साथ में अपने पति देवकी नंदन जी को भी समझाते रहती थी कि वह बहू बेटे की किसी बातों का बुरा मत माने और घर में शांति बनाकर रखे। इधर विवेक सुषमा के गुस्से से डरता था, क्योंकि सुषमा छोटी छोटी बातों का तिल का ताड़ कर देती थी। वह अपने माता पिता की सेवा तो करना चाहता था, लेकिन सुषमा का इतना ज्यादा दबाव रहता था कि विवेक चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता था। इसी तरह धीरे धीरे समय बीत रहा था। दादाजी चलिए ना, हम चलकर बाहर खेलते हैं। यहीं बैठ जाओ बेटा, हम यहीं बैठकर कुछ खेल लेते हैं। आज हिम्मत नहीं हो रही है बाहर जाकर खेलने की। बाबूजी, थोड़ी तो अकल होनी चाहिए आपको। और रोहन, तो अपने दादा से दूर हट, वो कितने बुरी तरीके से खांस रहे हैं। अरे तुझे भी इन्फेक्शन हो जाएगा। कैसी बात कर रही हो बहू? कोई मैं बहुत बीमार नहीं हूँ या मुझे कोई बड़ी बीमारी नहीं है। अरे यह तो साधारण खांसी है। बस बाबूजी, आपका यही रहता है, थोड़ी भी अकल नहीं चलाते। एक तो पूरे कमरे में गंदगी मचा कर रखते हैं आप, पूरे टाइम बस खांसते ही रहते हैं और ऐसे खांसी में भी बच्चों के साथ खेलते कूदते हैं आप। मेरे बच्चों को भी इन्फेक्शन हो जाएगा। मैं आपको बता देती हूँ कि इस तरह से खांसी वासी आए ना तो आप मेरे बच्चों से दूर रहिएगा। और रोहन, तुझे भी मैं कितने बार समझाऊं कि तू अपने दादा दादी से ना थोड़ा दूर ही रहा कर। अब उनकी उम्र हो गई है, जब देखो तब खांसते रहते हैं, कहीं छींकते रहते हैं, पूरे घर में इन्फेक्शन हो जाएगा। अरे बहू, कैसी बात कर रही हो? तुम्हारे ससुर जी को कोई बीमारी नहीं है। मम्मी जी, आपको तो ना बाबूजी के पक्ष लेने का एक मौका ही चाहिए। आप पूरे टाइम बस बाबूजी का ही पक्ष लेते रहती हैं, उन्हें समझाने की बजाय उन्हें और गलतियां करने के लिए उकसाती रहती हैं। इस उम्र में तरह तरह के इन्फेक्शन होते रहते हैं और ऐसे इन्फेक्शन बच्चों को जल्दी लगते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोग ना साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिएगा। और रोहन, तू यहाँ से बाहर चल। मम्मा छोड़िए ना, कुछ नहीं हुआ है दादाजी को। मैंने कहा चल कर सामने खेल तू अकेले। देख लिया शांति, अभी तो हाथ पैर चल रहे हैं और साधारण सी खांसी आ रही है, जिससे बहू इतना परहेज कर रही है। धीरे धीरे उम्र बढ़ेगी और हमें कई तरह की बीमारियां घेर लेंगी, तो क्या यह बहू हमारी सेवा करेगी? मैं हूँ ना जी, मैं आपकी सेवा करूंगी, आप क्यों चिंता करते हैं? इस तरह दिन पर दिन सुषमा का बुरा बर्ताव अपने सास ससुर के प्रति बढ़ता ही जा रहा था। क्या सुषमा अपने सास ससुर के साथ शांति से रह पाएगी या अपने सास ससुर की सेवा कर पाएगी, या फिर अपने सास ससुर को घर से ही निकाल देगी? इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए। इस कहानी का अगला भाग हम जल्द ही अपलोड करेंगे। यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर टाइप कीजिएगा।